हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें से हमने पढ़ा यूरोपीय कंपनियों का आगमन को समझ चुके थे, उत्तर मुगल कालीन इतिहास को समझ चुके थे। अब आगे हम लोग अगली क्लास में मराठा को समझ चुके थे। पिछले क्लास में जो भी लिए उसमें मराठा साम्राज्य को समझ चुके थे, कौन कौन से शासक हुए, किनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, महत्वपूर्ण कार्य कौन सी संध्या की गई, वो समझ चुके थे। लेकिन आगे हम आज की क्लास में समझने का ये प्रयास करते हैं कि देखिए, हम जानते हैं कि जब मराठा यहाँ पे शासन कर रहे थे तो मराठों के शासन के समय ही उसके पैरेलल में एक क्या था, तो जो अंग्रेजों का ब्रिटिश एम्पायर जो था वो क्या हो रहा था, पनप रहा था। वो अपना अपना साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे फैला रहा था। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम जानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में दो महाशक्तियों का जब सामना होता है तो उन दो शक्तियों के बीच अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष होता है। तो जब संघर्ष होता है तो उस संघर्ष के पीछे फिर क्या होता है, आगे जब निर्णय लेने की बारी आती है। हम जानते हैं कि कोई भी संघर्ष जब खत्म होता है तो एक समझौते के तहत खत्म होता है। तो उस समझौते के तहत फिर क्या क्या किया गया, तो उसी प्रकार से जब जब अंग्रेजों और मराठों के बीच जब संघर्ष होना चालू हुआ, अपने क्षेत्र में अधिकार को लेकर के संघर्ष होना चालू हुआ, तो जब दोनों दोनों के जब काफी जान माल की हानि हुई, जब काफी उनके जब संपदा दोहन हुआ, तो दोनों ने क्या किया, आपस में मिलकर समझौते करने का प्रयास किया, ताकि और इस समझौते के तहत ये निर्णय निकालने का प्रयास किया कि हाँ, हम इस क्षेत्र में आपका शासन करेंगे और आपको इस क्षेत्र में शासन करेंगे। इस मतलब कुछ कुछ नियम शर्तें तय की गई, ताकि मराठों द्वारा अंग्रेजों को क्या दिया जाएगा, अंग्रेजों को द्वारा मराठों को क्या दिया जाएगा, ये सब शर्तें तय की गई। तो आइए हम देखते हैं आज के सत्र में कि ये संधि कब कब संधि हुई थी और कौन कौन सी हुई थी। तो हम जानते हैं कि जब अंग्रेज और मराठा यहाँ पर थे, जब अंग्रेजों का विस्तार हो रहा था, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, साम्राज्यवादी नीति, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो जब जब हम किसी साम्राज्य का विस्तार करते हैं, या जब अंग्रेज किसी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो उस विस्तारीकरण के दौर में क्या हुआ, जब जब मराठा लोग शासन कर रहे थे तो उनका साम्राज्य मराठों के साम्राज्य के चक्कर में क्या हो रहा था, उनका जो विस्तार था वो धीरे धीरे रुकने का कगार पर आ गया था। तो जब अंग्रेजों को ये तो पसंद नहीं था कि मतलब उनका जो मुख्य मकसद था कि हम पूरे भारत को ही अपने कब्जे में कर लें। तो लेकिन जब उनको ये भी पता चल गई थी कि जब तक मराठा यहाँ पे रहेंगे, और चूंकि मराठा शक्ति तो एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, तो ब्रिटिशों को ये लग गया था कि जब तक मराठा रहेंगे तब तक हमारा जो पूरे भारत को फतह करने का जो हमने जिम्मा उठाया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज को देखते हुए जब इन लोगों के बीच में, मराठों और अंग्रेजों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, तो उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अनेक अनेक प्रकार की संधियां भी की गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो जो भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुए थे उसको हम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा मतलब मराठा। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीन संधियां हुई थी। एक तो था फर्स्ट यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1785 से 82 के बीच में हुआ था। दूसरा था सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। और तीसरा जो था वह थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो था वह 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। तो हम आइए हम जानते हैं कि जब हर आंग्ल मराठा युद्ध जब भी हुआ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस मराठा युद्ध में बहुत सारे गैप है। इसमें 75 से 82 के बीच में गैप है, इसमें 1803 से 1805 के बीच में गैप है, इसमें 1817 से 18 के बीच में गैप है। लेकिन समझौता होने के बाद ये भी होता था कि जैसे समझौता किए तो कोई हम नियम शर्त तय किए, लेकिन नियम शर्त का प्रभाव जो था वो धीरे धीरे क्या होता था, खत्म होने लगता था। तो जैसे ही नियम शर्तों का प्रभाव खत्म होता था, तो वैसे क्या होता था, या तो अंग्रेज या तो मराठा जो भी नियम तय किए गए थे उसका दोहन करने लगते थे, उसको मानने से मना कर देते थे। तो फिर से क्या होता था, फिर से नई संधि करनी पड़ती थी या फिर से युद्ध होता था। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम तीन प्रकार के, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ही तीन संध्या की गई थी। उसी प्रकार से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दो प्रकार की संध्या की गई, और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में 4 संधि की गई थी। तो आइए एक एक संधि को समझते हैं कि कब से क्या हुआ था। तो आइए सबसे फर्स्ट जो लौटते हैं वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 से 82 के बीच में हुआ था। तो इसी क्रम में एक पहली संधि जो हुई थी वो थी सूरत की संधि। कौन सी संधि? सूरत की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1775 में। कब हुई थी? सूरत की संधि जो 1775 में हुई थी। तो हम जानते हैं कि जो अंतिम पेशवा था, अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड थे अंतिम पेशवा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड। और फिर जब वो उनका जो शासन काल खत्म हुआ, तो आगे चल के फिर जब भी ये सूरत की संधि हुई थी, तो उसमें जो पेशवा थे, उसमें जो वहां के शासक थे, मराठा साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन थे? रघुनाथ राव थे। तो जब रघुनाथ राव वहां पे शासन कर रहे थे और अंग्रेज जब इनके राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास किए, तो ऐसे मुश्किल हालात में एक ही नियम बचा था क्या, कि हम दोनों के बीच में एक समझौता किया जाए, एक संधि किया जाए। तो उसमें जो
सूरत की संधि जो हुई थी 1775 में, वो रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में हुई थी, जिसमें रघुनाथ राव जो था उसमें वो क्या था, उसमें के पेशवा थे वहां पे, उसमें मराठा साम्राज्य के शासक थे और अंग्रेजों के बीच हुई थी। उसी प्रकार से जब आगे फिर 1776 में, ये तो 1775 में हुआ, फिर 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। कहाँ की संधि? पुरंदर की संधि। 1775 में सूरत की संधि हुआ, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये था ये हुआ था रघुनाथ राव, और दूसरा अंग्रेजों के बीच में हुआ था, क्योंकि अंग्रेज ही वहां पर शासन करने के लिए इच्छुक थे। और दूसरा जो था वो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो था वो 1776 में हुआ था। वो पेशवा जो भी ये रघुनाथ राव को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम था उनका? रघुनाथ राव का जो नाम था वो था राघोवा। रघुनाथ राव का नाम ही था राघोवा। राघोवा नाम था रघुनाथ राव का। क्या नाम था? राघोवा के नाम से। जैसे होता है ना कि किसी का जो पुकारू नाम होता है, मतलब एक मुख्य नाम तो अलग होता है, लेकिन जो उनका घर के द्वारा, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो नाम बुलाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पुकारू नाम। तो उसी प्रकार से इनका जो मूल नाम था वो था रघुनाथ राव, लेकिन जो इनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा, यानी ये जो प्रचलित हुए थे, जैसे शिवाजी का नाम तो शिवाजी था, लेकिन वो प्रचलित कैसे हुए थे? छत्रपति के नाम से। तो उसी प्रकार से रघुनाथ राव जो अपने जो प्रचलित हुए थे वो थे राघोवा के नाम से। तो पुरंदर की संधि जब हुई थी तो 1776 में हुई थी। वो पेशवा यानी कि उस समय भी शासक कौन थे? रघुनाथ राव यानी कि राघोवा थे, और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है। और फिर अंतिम यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो अंतिम संधि हुई थी वो थी सालबाई की संधि। वो 1782 में हुई थी, और ये संधि पेशवा जो उसमें के जो पेशवा थे और अंग्रेजों के बीच हुई थी। यानी कि हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि 1775 से 82 के बीच में चला था, उसमें 3 संधियां हुई थी। एक संधि सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई थी, बाजीराव के बीच और अंग्रेजों के बीच। दूसरा संधि हुआ था वो था पुरंदर की संधि, वो भी बाजीराव के बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन ये 1776 में, यानी कि एक साल के बाद ये हुआ था। ठीक है। थर्ड संधि जो था वो तीसरा संधि हुआ था 1782 में, वो भी पेशवा के बीच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 3 संधियां की गई थी। अब आइए हम लौटते हैं सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में। तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ, उसका जो काल था वो क्या था? 1803 से 1805 के बीच में काल था। ठीक है। तो जब 1803 से 1805 के बीच में जब काल था, तो उसमें क्या था? उस समय ये जो शासक जो थे वो रघुनाथ राव की जगह पर कौन आ चुके थे? बाजीराव आ चुके थे, और भी अनेक शासक आ चुके थे। तो जब बाजीराव, हम जानते हैं कि बाजीराव सेकंड जो है वो है अंतिम मराठा शासक था। यानी कि जब अंतिम मराठा शासक था, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो संधि था वो मराठा शासक के बीच में अंतिम संधि था ये। ठीक। कौन? सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधि हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, यानी कि जो बसिन की संधि, बसिन नामक एक जगह है, वो बसिन की संधि की गई थी। कब हुई थी? वो 1802 में हुई थी। और बसिन की संधि जो हुई थी वो हुई थी बाजीराव सेकंड के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो बाजीराव सेकंड जो था वो अंतिम मराठा पेशवा था, और अंग्रेज जो थे वो तो अपना विस्तारवादी नीति को लेकर चल रहे थे। तो धीरे धीरे जब बाजीराव अपना विस्तार कर रहा था और अंग्रेज भी अपना विस्तार कर रहे थे, तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो जिसके चक्कर में फिर बसिन नामक जगह पर दोनों के बीच में एक समझौते करने का प्रयास किया गया, और उस समझौते के तहत फिर जो संधियां हुई थी उसको बोली गई बसिन की संधि। और वो कब की गई थी? 1802 में की गई थी। किसके बीच? बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो प्रथम संधि था वो कौन था? बसिन की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1802 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बसिन की संधि जो था हुआ बाजीराव सेकंड के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। फिर आगे चलकर 1803 में देवगांव की संधि हुई। देवगांव या इसी को देवगढ़ भी बोला जाता है। तो देवगांव की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1803 में हुई थी। और वो कब हुई? किसके बीच में हुई थी? तो देवगांव की संधि जो थी वह रघुजी भोसले के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अब रघुजी भोसले जो थे, रघुजी भोसले क्या थे? पेशवा थे एक वहां के शासक थे और पेशवा। जैसे हम बताए थे ना कि पेशवा कौन था और शासक का मतलब क्या होता है। जैसे हम जो अष्टप्रधान देखे थे, मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन का जो संचालन होता था वो अष्टप्रधान के माध्यम से चलता था। उसमें जो राजा जो सर्वोच्च होता था, लेकिन जो पेशवा होता था वो पेशवा का अभी के प्रधानमंत्री की भांति कार्य करता था। यानी कि उसका जो प्रशासन का जो मुख्य, राजा के बाद अगर कोई आता है तो प्रशासन का मुख्य व्यक्ति कौन था? पेशवा था। तो उसी प्रकार से देवगांव की संधि जब हुई थी तो वो बाजीराव 1802 में तो बाजीराव सेकंड ये शासक थे, लेकिन पेशवा उसमें कौन थे? रघुजी भोसले थे। तो जब रघुजी भोसले जब बाजीराव सेकंड जब उसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उनकी जगह पर कौन थे? रघुजी भोसले, जो कि पेशवा के रूप में कार्यरत थे बाजीराव सेकंड के शासनकाल में। तो देवगांव की संधि जब हुई थी 1803 में, तो अंग्रेजों और रघुजी भोसले के बीच में हुई थी। यानी कि उसमें जो पेशवा बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए मराठा साम्राज्य का, वो कौन थे? रघुजी भोसले। तो देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में 2 संधियां हुई। एक संधि थी
एक संधि थी सबसे पहले बसीन की संधि, जो कि बाजीराव सेकेंड और अंग्रेज के बीच में हुई थी। वहीं दूसरी संधि जो थी वो हुई थी पेशवा कौन था उसमें, रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1803 में। अब फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध समझ गए, उसके बीच में कौन कौन सी संधियां हुई समझ में गए। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में वो भी समझ गए, उसके बीच में कौन कौन सी संधियां हुई वो भी समझ गए। अब आइए हम लोग आते हैं थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। कब कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच में। यानी जो ये थर्ड आंग्ल मराठा, अगर पूछता है कि जितने भी मराठा युद्ध हुए, अंग्रेजों और मराठों के बीच में जितने भी संघर्ष हुए, अपनी सत्ता स्थापित को लेकर जो भी संघर्ष हुए, उसमें सबसे कम ड्यूरेशन जो संघर्ष हुआ था वो कौन था? तो वो सबसे कम ड्यूरेशन का जो संघर्ष था, यानी कि जो सबसे कम टाइम पीरियड का जो संघर्ष था, वो था थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 के बीच में ही चला था, यानी कि एक साल में ही चला था। तो इसके तहत देखते हैं कौन कौन सी संधि की गई थी। तो इसके तहत नागपुर में, जो कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो जैसे जो मराठा साम्राज्य है उसका विस्तार जो सबसे शुरू हुआ था वो महाराष्ट्र में होना चालू हुआ था। तो नागपुर जो है एक क्या है, महाराष्ट्र का ही एक क्षेत्र है। तो जब नागपुर में अंग्रेज अपना अधिकार जमाना चाहे, तो नागपुर के एक वहां पर शासक थे, वहां पर पेशवा जो भी वहां पर जो रूल कर रहे थे वो थे मराठा साम्राज्य कौन थे? तो वो थे अप्पा साहिब। अप्पा साहिब नाम का एक व्यक्ति था जो कि नागपुर में वहां पर शासन कर रहा था। तो और फिर तो जब नागपुर में शासन कर रहा था अप्पा साहिब, और अंग्रेज उनके जब क्षेत्र पर अधिकार करना चाहे, तो दोनों के बीच में युद्ध हुई और युद्ध के बीच में एक संधि की गई थी 1816 में। वो संधि था नागपुर की संधि। तो जब नागपुर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो नागपुर की संधि हुई थी अप्पा साहिब और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। फिर उसी तरह से ग्वालियर में भी जब हुआ था, ग्वालियर जानते हैं किस स्टेट में है? बताइएगा आप लोग। मध्य प्रदेश। ग्वालियर जो है कहां पर है बताइएगा कमेंट में। तो ग्वालियर की संधि जो हुई थी, तो ग्वालियर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? 1817 में हुई थी। ये शिंदे और अंग्रेज के बीच में हुई थी। ठीक है, यानी कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो यहाँ से हमको देखने का क्या मतलब लगता है कि यहाँ जो संधि वो चल रहा था वो, यानी कि अब अंग्रेज जो थे वो पूरा भारत में अपना हर क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू कर रहे थे। जैसे हम जानते हैं कि ये नागपुर ग्वालियर जो है, नागपुर पूना मंदसौर, ये सब मराठा साम्राज्य को धीरे धीरे बहुत बड़े इलाके में अपना फैलना चालू कर दिए थे ब्रिटिश लोग। तो उसी क्रम में ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में शिंदे और अंग्रेज के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी ग्वालियर की संधि 1817 में शिंदे और अंग्रेज के बीच में हुई थी। उसी प्रकार से पूना की संधि बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी और फिर अंग्रेज के बीच में हुई थी। पूना की संधि कब हुई थी? बाजीराव सेकंड के बीच में और अंग्रेज के बीच में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1817 में ही हुआ था। और जो चौथा जो संधि हुआ था वो था मंदसौर की संधि जो हुआ था 1818 में हुआ था। कब कब किसके किसके बीच में? तो राव होलकर सेकंड के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि सबसे कम समय का जो बीच युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच में, उसमें 4 संधियां हुई थी। एक संधि था सबसे पहले नागपुर का संधि, जो कि 1817 में हुआ था। वो था अप्पा साहिब और अंग्रेजों के बीच में। दूसरा संधि था ग्वालियर की संधि, 1817 में वो भी हुआ था। वो ग्वालियर की संधि हुआ था शिंदे और अंग्रेज के बीच में। थर्ड संधि जो हुआ था वो पूना की संधि था। तो पूना का संधि जो हुआ था वो था बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और फोर्थ संधि जो हुआ था वो मंदसौर की संधि हुआ था 1818 में, राव होलकर सेकेंड और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्रथम अंग यानी कि मराठा और अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के दौरान जितने भी युद्ध हुए और वो उस युद्ध के दौरान कौन कौन सी संधियां की गई, उस संधि को हमने आज हमने समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इतना ही संधि से कवर हो जाएगा। इससे आगे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में वो सब बहुत चीज नहीं पूछता है, मतलब वो पूछता है जो आप लोग को जानना चाहिए। तो एग्जाम के समय क्या होता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने जितना भी संधियां बताई उसी के अंदर से आप लोगों को देखने का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सेट लगा प्रैक्टिस करते होंगे तो वो देख लीजिएगा, इसी के अंदर से जितना भी संधि हुई इसी के अंदर से सभी आप लोग को देखने का मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जब मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में जब मराठा साम्राज्य का शासन चल रहा था, तो उसी में और अलग अलग स्टेट में भी जो मराठे थे वो शासक कर रहे थे। तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन। तो एक नागपुर में भोसले वंश नामक एक शासक था। भोसले वंश का साम्राज्य विस्तार जो था वो रहा था, वो नागपुर में शासन कर रहा था। गायकवाड़ वंश जो था वह कहां पर? तो वो बड़ौदा यानी कि गुजरात में शासन कर रहा था। भोसले वंश कहां पर? नागपुर में। गायकवाड़ वंश जो था वो कहां पर? बड़ौदा गुजरात में शासन कर रहा था। होलकर वंश जो था वह इंदौर में शासन कर रहा था। और सिंधिया वंश जो था वह उज्जैन में शासन कर रहा था। कहां पर? उज्जैन में। यानी कि मराठा साम्राज्य के ही समकालीन जो शासक थे वो कौन कौन से थे? भोसले वंश नागपुर में, गायकवाड़ वंश बड़ौदा में, होलकर वंश इंदौर में और सिंधिया वंश उज्जैन में थे। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि जो 1719 में जब
जब अंग्रेजों और दिल्ली की संधि हुई थी, जब अंग्रेजों और ब्रिटिशों के बीच जब शासन चल रहा था, तो 1719 में अंग्रेजों और इसके मुगलों के बीच में जब साम्राज्य विस्तार की नीतियां चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ था, दिल्ली में एक संधि की गई थी अंग्रेजों और मुगलों के बीच में। दिल्ली में एक संधि की गई थी, उत्तर मुगल कालीन जो भी थे शासक जो थे उनके बीच में 1719 में एक संधि की गई थी। तो 1719 में जब संधि की गई, तो उस संधि को क्या बोला गया, मराठों का मैग्ना कार्टा। मराठों का मैग्ना कार्टा बोला गया। जैसे 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 मूल अधिकार को बोला जाता है ना संविधान का मैग्ना कार्टा, हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो मूल अधिकार को ही संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उसी प्रकार से 1719 का जो संधि था वो उसे क्या, तो मराठों का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और 1719 का जो संधि था वो कब हुआ था, 1719 में दिल्ली में हुआ था। और ये जो हुआ था वो था मुगल उत्तर मुगल कालीन शासक एवं मराठा। उत्तर मुगल कालीन शासक एवं मराठा के बीच में 1719 का जो संधि हुआ था दिल्ली में हुआ था, वो मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वो उत्तर मुगल कालीन शासक और मराठों के बीच में हुआ था। तो आज हमने महत्वपूर्ण संधियां देखी, और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो भी मराठा साम्राज्य जो हम पढ़ने चालू किए थे उसमें जितना भी प्रकार का हमने आपको बता दिया है, कब संधि हुई, कब युद्ध हुआ, किनके किनके बीच में हुआ था, कौन से शासक आए थे, सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे, उनका जो शासन प्रशासन जो संचालन चल रहा था वो किस प्रकार से चल रहा था, मतलब पूरा आज हमने पूरा आपके लिए मराठा साम्राज्य को कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई मराठा साम्राज्य की बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। और हमने इस पूरा निचोड़ निकाला है मराठा साम्राज्य का, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में सेट लगाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि कहां तक ये जो हमने बताया है उससे आपको 100% क्वेश्चन, 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन तो उसमें मिल ही जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जीएस एक इतना बड़ा पोर्शन है ना, उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की तरह बताई गई हमारे द्वारा बताई गई जो क्लास आज का है, जो हमने जो फैक्ट्स बताया वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और नए टॉपिक के साथ। यानी कि अब मराठा युद्ध के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ऑफिशियली तौर पर बंगाल का शासन देखेंगे, यानी कि अब अंग्रेजों का शासन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने हमने अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों के विस्तार के समय में जो शासनकाल में जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी वंश थे, उस सबको देख चुके हैं। हमने उत्तर मुगल कालीन शासक देखा, हमने मराठा शासक देखा, उसी प्रकार से हमने और भी शासक को देखा। तो यानी कि अब हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो हम क्या करेंगे, तो सीधा बंगाल में अटैक करेंगे और वहां से अंग्रेजों का जो विस्तार कैसे कैसे हुआ, यानी कि अब जो अंग्रेज शासन जो चलेगा वो ऑफिशियली तौर पर चलेगा। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।